तो दोस्तों दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होने की संभावना है और इस एग्ज़ाम के लिए आप बच्चों को हम इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने तैयार किया हुआ है। अब हम जो शुरू करा रहे हैं वो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, जिसमें से आपको रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब के माध्यम से और हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। यूट्यूब के माध्यम से आपको शाम को 7 o'clock मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हिंदी मीडियम में और ट्यूसडे थर्सडे संडे इंग्लिश मीडियम में हम पूरी की पूरी जो एमसीक्यू का सीरीज हम चला रहे हैं वो अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इसमें आपको यूजीसी नेट के अलावा पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर हैं सभी के ऑलमोस्ट सही हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपकी आवश्यकता हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट, और अब से दोस्तों हम ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करा रहे हैं। जो जून 2024 का टर्म रहेगा उसके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कराएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमसे डिस्कस किया गया है कि सामान्य मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। देखिए सामान्य मांग वक्र क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? मांग वक्र का ढाल ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है मांग वक्र। मांग वक्र ऐसा भी हो सकता है और मांग वक्र ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, ये विशेष स्थिति को दिखा रहा है। सामान्यतः मांग वक्र का जो ढाल होता है वो इस तरीके का होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, यानी कि बाएं से नीचे की ओर होता है। ये वाला आंसर इसमें सही माना जाएगा। यानी कि सामान्य मांग वक्र कैसा होता है? सामान्य मांग वक्र जो होता है, सामान्यतः जो मांग वक्र होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का। यानी कि ये क्या होता है? बाएं से दाएं। बायां कौन सा है? ये वाला। और दायां कौन सा है? ये वाला। बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल का होता है, जो दर्शाता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी होगी और कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यानी कि जो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है उसको बताता है, जिसको हम बोलते हैं सामान्यतः मांग वक्र कैसा होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मांग का नियम किस पर आधारित है। देखिए मांग का नियम का आधार क्या है? मांग का नियम हमें क्या बताता है, एक मैं आपको समझा देता हूं। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि अगर कीमत में कमी होती है, अन्य बातें समान रहे, तो मांग में वृद्धि होगी। लेकिन कितनी वृद्धि होगी ये नहीं बताता, ये नहीं बताता। इसका मतलब ये केवल एक दिशा को बताता है, केवल दिशा को। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बताता। दिशा बताने की वजह से आप कह सकते हो कि ये एक परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये केवल एक क्वालिटेटिव यानी कि गुण को दिखाता है। गुण क्या है? विपरीत संबंध, विपरीत दिशा, ये इसका गुण है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक गुणात्मक कथन पर आधारित है, यानी कि मांग का नियम आधारित है किस पर? गुणात्मक कथन पर। और ये यूपीटीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन जो है वो एक बार आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन जितने भी हम दे रहे हैं इन सबकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के फ्री स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर पॉसिबल हो सके तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। यानी कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये वीडियो देखते हैं तो पहले क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप धीरे धीरे करके पहले क्वेश्चन आप अपने आंसर लिख लीजिए और फिर देखिए कि कौन सी गलती आपसे हो रही है, कौन सी गलती आपसे नहीं हो रही है, क्या क्या आपसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि द लॉ ऑफ डिमांड सेज, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है, मांग का नियम कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी आएगी। सिंपल सी बात है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कीमत में वृद्धि से मांग बढ़ती है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता भैया जी। कीमत में वृद्धि से मांग घटती है, कीमत में वृद्धि से मांग घटती है, ये सही है। कीमत में वृद्धि से मांग में वृद्धि से नहीं, ये मांग में वृद्धि से कीमत का असर नहीं दिखाता और ये पूर्ति का भी असर नहीं दिखाता। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है, 2021 में भी, 2023 में भी। इसका जो सबसे सही आंसर बैठेगा वो बी बैठेगा। यानी कि 54 का जो आप सबसे सटीक आंसर लिखोगे वो 54 का बी लिखोगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए।
55 की बात करते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर में हम देखते हैं कि ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये माइक्रो से नहीं है, मैक्रो से लिया गया है। हालांकि यहाँ पे आ गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैक्रो के अंदर आएगा बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, ये समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो मैक्रो यहां से, सॉरी, तो इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब आय का स्तर शून्य होता है, आय का स्तर शून्य होता है तो कंजम्पशन का लेवल शून्य नहीं होता और इन्वेस्टमेंट का लेवल भी शून्य नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम ऑटोनोमस मान के चलते हैं। तो क्योंकि ये C+I से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वचालित उपभोग और स्वचालित निवेश को जोड़ दिया गया है। तो क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया है, इसलिए जब आप डायग्राम बनाओगे तो एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम जो है वो हमेशा मूल बिंदु के ऊपर से बनेगा, इस जगह से। एग्रीगेट सप्लाई यहां से बनता है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड हमेशा ऊपर से बनता है। तो एग्रीगेट डिमांड का प्रारंभ मूल बिंदु से होता है, बिल्कुल गलत है। पॉइंट बिलो द ओरिजिन, ये भी गलत है। पॉइंट अबव द ओरिजिन, ये सही है। इसका मतलब जो 55 है उसका सबसे सटीक आंसर सी बैठेगा। 55 का सी सबसे सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 56। 56 कह रहा है घटिया वस्तु की मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। घटिया वस्तु की स्थिति में मांग वक्र कौन सा कथन सही है? सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज्यादा खड़े होते हैं। सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज्यादा चपटा होता है। सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से समांतर होते हैं और सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से लंबवत होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्षतिपूरक मांग वक्र का टॉपिक, क्षतिपूरक मांग वक्र। और ये हमने ऑलरेडी अपनी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर है हमारा, जो कि आप है तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र, उसमें हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये हमने नोट्स में से हम आपको दिखा रहे हैं। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एक मिनट बच्चों बस, ये उदासीनता वक्र आ गया, इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। ये हमारे नोट्स हैं, ये भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। हालांकि आप एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको एक्सेस कीजिए और जो इसका फ़ायदा है वो आप उठाइए। ये हमारा है, हाँ देखिए ये वाला मांग वक्र है। यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हमने समझाया हुआ है कि साधारण मांग वक्र, हालांकि वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, बार बार हम वीडियो नहीं बना रहे। बेसिकली आपको समझना है कि साधारण मांग वक्र में कीमत प्रभाव और आय प्रभाव दोनों शामिल होते हैं, जबकि जो क्षतिपूरक मांग वक्र होता है उसमें प्रतिस्थापन मांग वक्र शामिल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्षतिपूरक मांग वक्र है वो कम चपटा है, कम चपटा है, ठीक है जी। लेकिन ये कौन सी स्थिति में है? सामान्य वस्तु की स्थिति में। लेकिन यहां पे हमने लिखा भी है कि घटिया वस्तु की स्थिति में क्षतिपूरक मांग वक्र अधिक चपटा होगा। यानी कि इस स्थिति में जब हम घटिया वस्तु बनाएंगे तो घटिया वस्तु की स्थिति में जो साधारण मांग वक्र है उल्टा हो जाएगा, इस तरीके का ये बनेगा क्षतिपूरक मांग वक्र, क्षतिपूरक मांग वक्र, और ऐसा बनेगा हमारा सामान्य मांग वक्र। ठीक है जी, आप याद रखिएगा, हमने यहां पे लिखा भी है क्षतिपूरक की दिशा में, सॉरी घटिया वस्तु की दिशा में क्षतिपूरक मांग वक्र अधिक चपटा होता है। यानी कि इस स्थिति में आप देख सकते हो उल्टा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हमें ढूंढना है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें लिखा क्या है 56 का क्वेश्चन नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज्यादा खड़े ढाल का होता है। देखिए यहां पे आप समझिए, इस स्थिति में उल्टा कर लिया हमने, क्षतिपूरक मांग वक्र का जो ढाल है वो ज्यादा खड़ा होता है, यानी कि ये एक तरीके से उल्टा हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं एक बार। यहां पे देखिए, मैं ये हटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट बच्चों बस, इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहां पे आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ठीक है जी, देखिए ये हो गया हमारा ऐसा, ये हमारा है क्षतिपूरक, क्षतिपूरक, और ये हो गया हमारा सामान्य मांग वक्र।
किस स्थिति में? घटिया वस्तु की स्थिति में। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही बैठेगा। सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से अधिक खड़े ढाल का होता है। देखिए सामान्य मांग वक्र का ढाल अधिक है, इसमें जो ढाल है वो कम है। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो यही बैठेगा। हालांकि और भी आप पढ़ सकते हो, सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से अधिक चपटा होता है, ऐसा नहीं है, चपटा नहीं है बल्कि इसका तीव्र ढाल है। और समानांतर होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो ये बैठेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू हमारे कोर्स को देखते तो आपको ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। इसीलिए तो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जब हमने वीडियो कोर्स बनाया हुआ है तो नोट्स भी तैयार किए हुए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर रखा जाता है? मांग अनुसूची बनाने में देखिए ये भी हमने करवाया हुआ है, ऑलरेडी हमने सब कुछ करवाया हुआ है। मांग अनुसूची क्या होती है पहले एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। मांग अनुसूची, मांग अनुसूची, जब आप मांग अनुसूची बनाते हो तो क्या लिखते हो? कीमत 10, 8, 6, मात्रा 100, 120, 150। और ये बनाते समय आप क्या करते हो? अन्य बातों को समान मान लेते हो, यानी कि उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु, ये सब समान मान लेते हो। तो कह रहा है किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाते समय किसको स्थिर नहीं माना जाता? किसको स्थिर नहीं माना जाता? तो देखिए इसमें जो अन्य बातें वो तो समान है, लेकिन कीमत बदल रही है। इसका मतलब इसके अंदर कीमत को स्थिर नहीं माना जाता, यानी कि वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर नहीं रहती, जबकि पूरक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, केवल और केवल वस्तु की कीमत स्थिर नहीं रहती। इसलिए इस स्थिति में केवल कीमत को हम स्थिर नहीं मानेंगे। ये सब बच्चों हमने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। अगर आपको कंसेप्टली नॉलेज है, अगर आपको कंसेप्ट के बारे में पता है, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अगला है सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपूर्ति वाले चैप्टर में से आ गया ये। इस तरीके का होता है। सामान्यतः पूर्ति वक्र जो है वो धनात्मक होता है, इसमें ज़्यादा खींचने वाली कोई बात नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि कीमत में और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। दिखाता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटती है तो पूर्ति घटेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिकली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मांग फलन कीमत का एक दिश क्या है? देखिए मांग फलन क्या है? क्वांटिटी जो है इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि ये बता रहा है कि क्वांटिटी जो है वो प्राइस का फंक्शन है। और इस तरीके से आप लिख सकते हो QD इक्वल टू A माइनस BX। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से क्या है? घटता हुआ फलन है, बढ़ता हुआ नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, सब कुछ नहीं है, केवल और केवल घटता हुआ फलन है। तो इस तरीके से आप इनके सॉल्यूशन कर सकते हो। मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, मांग तालिका दिखाती है कि किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर जो मांग है वो कितनी होगी, यानी कि कीमत और मांग के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसको दिखाता है। तो इसके अंदर देखिए सी ऑप्शन लिखा हुआ है, विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं को तालिका द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन अगर यहां लिखा होता विशिष्ट कीमत पर या किसी कीमत के संदर्भ में, लेकिन कीमत तो नहीं लिखा, क्योंकि केवल मांग की मात्राओं को नहीं दिखाता, कीमत को भी दिखाता है। लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर है, इसमें मांग की मात्रा में और मूल्य के फलनात्मक संबंध को दिखाता है। इसे बोलते हैं मांग तालिका। यानी कि मांग तालिका क्या दिखाती है? मांग तालिका हमें वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में फलनात्मक विपरीत संबंध को दिखाती है। ये हमें याद रखना है, फलनात्मक विपरीत संबंध को दिखाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांगी गई मात्रा अनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है? देखिए आप ध्यान से समझिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है मांग की लोच पता करने का? ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ऐसे लिखते हैं ना हम, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब मांग में अनुपातिक परिवर्तन को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q और डेल्टा P अपॉन P, ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि कौन सी मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को संबंधित है, यानी कि ये वाला जो है
ये मांग में अनुपातिक परिवर्तन को दिखाता है। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है आंसर, इसका आंसर ए तो नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, केवल और केवल ये वाला आंसर होगा, ये वाला। यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जो है ये क्या दिखा रहा है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन को दिखा रहा है। मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को दिखाने के लिए जिसका यूज किया जा रहा है वो ये वाला यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए बच्चों। 62 क्वेश्चन नंबर आप एक बार देख लीजिए। जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में होती है, मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में होती है, मांग रेखा कैसी होती है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, ये मांग वक्र है। यहां में क्या लिख देता हूं, मात्रा, यहां हम लिख देते कीमत। तो जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में होती है तो मांग की लोच कैसी होगी, अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस स्थिति में आपने पढ़ा होगा, मैं अगर उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है जी, क्योंकि सब कुछ आप पढ़ के आए हो पहले से कोर्स, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पूरा करके आए हो। तो ये जो है ये कहलाती है ईडी इक्वल टू 0, ये कहलाती है ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये है इक्वल टू 1। ऊपर का स्लोप होगा तो मोर देन 1, नीचे स्लोप हो तो लेस देन 1। तो इस स्थिति में क्योंकि एक्स अक्ष के समानांतर है इसलिए सबसे सटीक आंसर ये वाला बैठेगा, यानी कि ईडीपी, ईडीपी मतलब इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी के बराबर होगी। मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु की मांग वक्र कैसा होगा, एक वस्तु की मांग वक्र कैसा होगा, दाम, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ ढाल का होगा और कैसा होगा, बाई तरफ प्रतिस्थापक, क्या लिखा हुआ है, छोड़ो इन सब बातों को, नीचे की तरफ ढालू। यानी कि इस स्थिति में जो मांग वक्र होता है, मांग के नियम के अनुसार मांग वक्र कैसा होता है, मांग वक्र जो होता है वो नीचे की ओर ढालू होता है। यानी कि इसका सबसे सटीक आंसर आप सी लिखोगे, इसके अलावा कोई आंसर सटीक है ही नहीं। अगला कह रहा है कि यदि कीमत के घटने पर कुल आय बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा। देखिए समझिए, यहां पर हमें कुल व्यय विधि याद रखनी है, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, हालांकि जरूरत तो नहीं है, कि अगर प्राइस और क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू, ये तीन चीजें हमें दिखनी है, या टोटल एक्सपेंडिचर भी आप बोल सकते हो। तो अगर हमारा प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, तो जो ईडी होगी वो लेस देन 1 होगी। अगर प्राइस बढ़े या घटे लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो ईडी जो है वो इक्वल टू 1 होगी। और अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो जो ईडी होगी वो मोर देन 1 होगी। ये सारी की सारी चीजें बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स के अंदर आपको कवर मिल जाएंगी। तो इस स्थिति में जो मांग है वो लोच, आंसर बैठेगा वो बैठेगा ए लोचदार, 64 का ए लोचदार। 65 की बात करें तो 65 में लिखा हुआ है कि पूर्ति वक्र में संचलन किन कारणों से होता है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। जैसे हम बात करें पूर्ति में संचलन की, तो पूर्ति में जो संचलन होता है वो कीमत की वजह से होता है। यानी कि अगर कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में क्या होती है, वृद्धि, तो पूर्ति में वृद्धि होगी। और अगर कीमत में कमी होती है तो पूर्ति में कमी होगी। इसको मिलाकर ही बोलते हैं पूर्ति में संचलन। यानी कि पूर्ति में जो संचलन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो प्रौद्योगिकी की वजह से नहीं होता, वो प्रौद्योगिकी की वजह से नहीं होता, वो साधनों की कीमत की वजह से भी नहीं होता, केवल और केवल वस्तु की कीमत की वजह से ही होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात आपको बताइए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम मांग फलन है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो मांग फलन होता है, मांग फलन, मांग फलन वो कैसे लिखते हैं, Q इज द फंक्शन ऑफ P। तो प्रतिलोम क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, प्रतिलोम। प्रतिलोम होगा प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, दिस इज द राइट आंसर। आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो।
अगला कह रहा है कि माना कि लोग अपने हैमबर्गर को प्याज से ज्यादा पसंद करते हैं, हैमबर्गर और प्याज दोनों खाते हैं और हैमबर्गर को प्याज के साथ ही पसंद करते हैं, हैमबर्गर और प्याज दोनों को एक साथ ही यूज किया जा रहा है, हैमबर्गर को और प्याज को। यदि हैमबर्गर की आपूर्ति में कमी होती है तो डेफिनेटली जो प्याज की मांग है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि जब हैमबर्गर और प्याज को एक साथ यूज किया जाता है और लोग मार्केट में हैमबर्गर नहीं है तो प्याज लोग अकेले खाएंगे नहीं, हैमबर्गर के साथ ही खाते हैं। अब इस स्थिति में कौन सी बात सही है? अपरिवर्तित बनी रहेगी? ऐसा नहीं है, मांग में कमी हमने बता ही दिया। वृद्धि दोनों में लिखा हुआ है, नहीं ये भी गलत है, मांग में कमी आएगी क्योंकि हैमबर्गर और प्याज एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट 2017 में। तो क्योंकि पूरक वस्तु होती है वो जिनमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की जो मांग है वो घट जाती है। यहां पर हमें बताया गया है कि हैमबर्गर की आपूर्ति घट गई, आपूर्ति की वजह से जो प्याज है उसकी मांग में कमी देखने को मिली। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर मांग वक्र हैं ए और बी, ए बी और बी सी डी। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियो कोर्स के माध्यम से कवर किया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब दो मांग वक्र होते हैं, जो पैरेलल मांग वक्र होते हैं, तो जो मूल बिंदु के पास जितना होगा उस पर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी लोच ज्यादा होगी और जो दूर है उसकी लोच कम होगी। ये हमने आपको इक्वेशन वाइज प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है। तो इस स्थिति की बात करें तो आर की जो इलास्टिसिटी है वो एस की इलास्टिसिटी से ज्यादा होगी। ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आर पर एस के समान होगी लोच, नहीं आर पर एस से ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, आर पर एस से लोच ज्यादा होगी। अगला कह रहा है कि दिए गए आरेखों में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सकल मांग वक्र एडी को परिवर्तित करेगा। देखिए ये मैक्रो से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अभी सॉल्व करा देता हूं आपको। एग्रीगेट डिमांड हमें दी गई है, इसको बढ़ाना है, ये ऊपर लाना है, तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स किसी में वृद्धि हो जाए अगर प्राइस कांस्टेंट रहे, कीमत समान रहे, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी कि इसके अंदर व्यापार प्रभाव हो, चाहे संपत्ति प्रभाव हो, चाहे तरलता प्रभाव हो, उपरोक्त सभी की वजह से ये ऊपर की ओर परिवर्तित हो सकता है। ये आपको इसका आंसर जो है वो डी लिखना है। अगला कह रहा है कि दुर्लभ चित्र है, वो दुर्लभ टिकट है इत्यादि पर मांग की व्याख्या किन प्रभाव के अंदर की जाती है। देखिए हमने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, स्नोब इफेक्ट भी कराया हुआ है, बेडवेगन इफेक्ट भी किया हुआ है, बेवलन इफेक्ट भी किया हुआ है, तीनों इफेक्ट हमने करवाए हुए हैं। बेवलन इफेक्ट बताता है कि जब किसी वस्तु की मांग, कोई वस्तु ऐसी होती है जो बहुत प्रतिष्ठा सूचक होती है, बहुत प्रतिष्ठा सूचक, तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है, कीमत घटने से मांग घटती है। ये होता है जब बेवलन इनपुट्स में। स्नोब इफेक्ट में कीमत अगर घट जाए तो लोग उसे कम यूज करेंगे, लेकिन इस स्थिति में जो मांग है अल्टीमेटली वो बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत थोड़ी बढ़ेगी। तो दुर्लभ चित्र हो गए, दुर्लभ टिकट हो गए, इसकी स्थिति में जो इफेक्ट लागू होता है वो स्नोब इफेक्ट लागू होता है। देखिए ये भी हमने अपनी वीडियो कोर्स के माध्यम से आपको करवाया था, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्नोब इफेक्ट के बारे में हमने बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग अद्वितीय बने रहने के लिए करता है, टिकट वगैरह क्यों ले रहा है, अद्वितीय बने के रहने के लिए, यानी कि यूनिक बने रहने के लिए करता है, तो ऐसी स्थिति में कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि कीमत प्रभाव से कम होगी, यानी कि जितना मांग बढ़नी चाहिए थी उससे कम बढ़ेगी। ऐसा लग्जरी कार, महंगे फोन, टिकट, इन सब स्थितियों में होता है। तो ये हमने वीडियो कोर्स के माध्यम से ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप हमारे वीडियो कोर्स में ये सारी की सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल के क्यों होते हैं? ऋणात्मक ढाल का क्या मतलब है? मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का मतलब है कि इस तरीके का मांग वक्र होता है, मैं ही बना देता हूं, ऐसा ऐसा, ये मांग वक्र है। ऐसा क्यों होता है मांग वक्र? भैया सिंपल सी बात है, मांग वक्र ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत के घटने से मांग बढ़ गई, तो प्राइस इफेक्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी शामिल होता है, इनकम इफेक्ट भी शामिल होता है, दोनों प्रभाव शामिल होते हैं। इसलिए आप केवल आय प्रभाव को नहीं मान सकते, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को नहीं मान सकते, दोनों प्रभाव की वजह से इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो 71 का ए बैठेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे YouTube के माध्यम से मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कुछ हमारी एप्लीकेशन पे मिलेंगे, कुछ YouTube पे मिलेंगे,
और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही है। तो जून 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन शुरू करा सकते हैं। जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी उनकी, तो आप प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और दिल्ली इसका सेंटर रहेगा, तो अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। इसके अलावा ये जो नोट्स आपने देखे हैं ये हमारी एप्लीकेशन पर है, बिल्कुल फ्री है। हालांकि आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको ऐसे जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ऐसे एक्सेस कर सकते हो। तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू फ्री नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, तमाम तरीके के कोर्सेज हम आपकी एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। अगली वीडियो भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, क्योंकि जैसे इस वीडियो पर मतलब व्यू आएंगे, देखिए व्यू आना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि लोग इसको पसंद कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर इस तरीके की वीडियो को लोग पसंद करते हैं तो जरूर हम इस तरीके की वीडियो लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।